नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन दिन ब दिन तेज ही हो रहा है। जवानों के हत्थे अब सीसी मेंबर ढेर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नक्सलियों में फूट भी साफ दिखाई पड़ रही है। शांति वार्ता के लिए पहले लेटर वायरल हुआ, फिर दूसरे गुट ने उसे खारिज कर दिया। इधर नक्सलियों के एनकाउंटर और लेटर्स के बीच सियासी बयानबाजियां भी मानसिकता पर पहुंच गई हैं। इस रिपोर्ट में समझिए पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन अब पूरे जोर पर है और इसका असर साफ दिखने लगा है। सोमवार को नारायणपुर में जो कुछ हुआ वो इसी बदले हुए हालात की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर सामने आया। सुरक्षा बलों ने 1-1 करोड़ के इनामी 2 नक्सली बड़े लीडर्स रामचंद्र रेड्डी और सत्यनारायण रेड्डी को मुठभेड़ में मार गिराया। अब दावा किया जा रहा है कि सीसी के गिने चुने सदस्य बचे हैं और अगला टारगेट तय है 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाना। सुरक्षा बलों की सर्जिकल कार्रवाई ने नक्सलियों को इस कदर झकझोर दिया है कि अब उनके संगठन में आपसी फूट खुलकर सामने आने लगी है। कभी लेटर वायरल कर सरेंडर की मंशा जताई जाती है तो कभी उसी लेटर को निजी राय बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। अगर ये बौखलाहट नहीं तो और क्या है। नक्सलियों के बीच आपसी फूट तेज। अब गिने चुने बचे हैं सीसी मेंबर। नारायणपुर में मुठभेड़ में ढेर हुए 2 बड़े नक्सली। 1-1 करोड़ के इनामी रामचंद्र रेड्डी और सत्यनारायण रेड्डी मारे गए। जवानों के एक्शन से फूट में बदली नक्सलियों की बौखलाहट। सरेंडर पर असमंजस, कभी चिट्ठी कभी इनकार। पहले लेटर वायरल कर सरेंडर की बात, अब उसे बताया निजी बयान। अमित शाह, सीएम साय और विजय शर्मा ने दोहराया 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़। नक्सलवाद खात्मे को लेकर छत्तीसगढ़ में फिर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने विजय शर्मा पर साधा निशाना, कहा गृह मंत्री की मानसिकता अस्थिर। विजय शर्मा का पलटवार, मेरी मानसिकता स्थिर, बस्तर तक पहुंचे विकास। एक तरफ ऑपरेशन पूरे एक्शन में है तो दूसरी तरफ सियासत भी तेज हो गई है। अब बहस मानसिकता तक जा पहुंची है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री विजय शर्मा की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए तो डिप्टी सीएम ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। जब गृह मंत्री बने तो मुझे टेलीफोन से बात कर सकते हैं नक्सली। हम समझौता वार्ता के लिए तैयार हैं, फिर बोलते तैयार नहीं है, फिर और कुछ बोलते हैं, तो हर बार उसके बयान बदल जाते हैं। तो अस्थिर मानसिकता के व्यक्ति हैं, उसके बारे में क्या बोलोगे? मेरे को लेकर क्या करते हैं वो अलग मामला है। नक्सलिज्म के संदर्भ में उनकी क्या सोच है ये समझने वाली बात है। क्यों नहीं चाहते कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए? क्यों नहीं चाहते कि बस्तर से ये अशांति समाप्त होनी चाहिए? क्यों नहीं चाहते कि बस्तर स्वतंत्रता के साथ वहां के लोग रहें? क्यों ये चाहते हैं कि बस्तर में वैसी पराधीनता बनी रहे जबकि इन्होंने खुद ही अपने बड़े नेतृत्व को खोया है? क्यों अभी भी स्पष्ट नीति उनकी नहीं है इस विषय पर? क्यों आज तक वो झीरम घाटी का विषय अपने जेब पर लेकर घूमते रहे 5 साल, कभी निकाल कर नहीं दिया? मानसिकता की स्थिरता और अस्थिरता इससे स्पष्ट होती। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर तेज एक्शन जारी है। हाल ही में वायरल हुए अलग अलग चिट्ठियों से ये साफ हो गया है कि नक्सली संगठन की रीढ़ टूट चुकी है, लेकिन संगठन के अंदर मची घमासान अब उनके सरेंडर की सच्चाई पर भी सवाल खड़े कर रही है। बहरहाल 31 मार्च 2026 की तारीख तय है जब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का आखिरी पन्ना हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो कंफ्यूजन आखिर है किस बात का? क्या नक्सलियों का जो प्रेस नोट जारी हो रहा है, ये नक्सल संगठन अलग अलग जो टूटे बिखरे इतने हो गए हैं कि सबके प्रेस नोट अलग हैं? अब फूट का कारण भी समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में चल क्या रहा है समझने की कोशिश करते हैं 3 खास मेहमानों के साथ। सौरभ साहू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। वात्सल्य मूर्ति जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी नेता हैं। और हमारे साथ शिशिर रॉय चौधरी जी भी जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। शुरुआत करते हैं वात्सल्य जी आपसे। और बात यह है कि ये फूट की बात जो सामने आ रही है, पहले लेटर नक्सलियों ने जारी किया, उसमें लगा कि अब वाकई में नक्सलवाद अंत की ओर है। आप लोग दावा कर रहे हैं 2026 की डेट बता रहे हैं, लेकिन फिर लगने लगा कि नक्सली भी इसी समर्थन में आ गए। लेकिन अब ये फूट की बात आ गई, फिर कुछ नक्सल
नक्सली इस बात को कह रहे कि नहीं, ऐसा कोई भी लेटर ऑथेंटिक नहीं, हमने जारी किया ही नहीं है। बहरहाल अभी जो ये सब कुछ चल रहा है, इसी पर आपकी पहली प्रतिक्रिया जी। विवेक जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। विवेक जी, भारत में कहा जाता है कि जब दिया बुझने वाला होता है तो वो फड़फड़ाता बहुत है। यही हाल हो रहा है हमारे नक्सलियों का, नक्सली संगठन का। देखिए, आप देखेंगे पिछले 20 महीने में वो सारी चीजें हुई जो पिछले 60 साल के इतिहास में नक्सली संगठन के साथ कभी नहीं हुआ। पिछले 20 महीने में लगभग 1700 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जो आज तक कभी नहीं हुआ। इतने ही नक्सली जो है एलिमिनेट हुए, इतने ही नक्सली जो है गिरफ्तार हुए और लगभग 500 नक्सली सरेंडर हुए। मैं कल ही की घटना बताता हूं। कल की घटना नक्सली इतिहास की का सबसे बड़ा ऑपरेशन मैं इसे मानता हूं। वो इसलिए कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सेंट्रल कोर कमिटी के सबसे बड़े जो 2 लीडर्स हैं, जिन्हें मैं कहूंगा कि ये न केवल बस्तर, न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे भारत के सबसे बड़े 2 नक्सली लीडर्स हैं ये, उन्हें एक साथ एक ही जगह पर एलिमिनेट कर दिया गया। इतनी बड़ी घटना तो आज तक इतिहास में नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं आपने अभय का लेटर पढ़ा होगा। अभय के लेटर में उसने लिखा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अभय ने संविधान की बात की। अभय ने कबूला कि बस्तर के जो जंगल है वो हमने रक्त रंजित कर दिए, हमने बहुत बुरा किया, हमने लोगों के साथ गलत किया और अब जो है हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है सिवाय सरेंडर करने का, वरना हम सभी मारे जाएंगे। तो जो अभय थे वो पोलिट ब्यूरो मेंबर थे, वो एक सीनियर मेंबर थे। तो वहीं तेलंगाना स्टेट कमेटी का एक जूनियर मेंबर, देखिए आप समझिएगा, ये सीनियर मेंबर थे। जूनियर मेंबर ने इस लेटर को कहा कि ये अभय का जो है एक पर्सनल उसका एक मामला है, इससे नक्सल जो संगठन है का कोई लेना देना नहीं है। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि इनमें फूट पड़ चुकी है, क्योंकि ये भी जान रहे हैं अब इनके पास कोई और चारा बचा नहीं है, ये अपने अंत की तरफ है। यही ओडिशा में भी हुआ। ओडिशा में भी एक बड़े नक्सली सेंट्रल कोर कमेटी मेंबर ने अपना एक अलग संगठन बना लिया, जब नक्सलियों ने अपने कोर कमेटी से निकाल दिया था। एक धड़ा सरेंडर करना चाहता है और एक धड़ा अभी भी आर पार की लड़ाई चाहता है। सौरभ जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। सौरभ जी, 3 धड़े हो चुके हैं। 3 धड़े, चलिए बताइए 3 धड़ों के बारे में। जी, 3 धड़े बताइए। पिछले दिनों ओडिशा के भी एक कोर कमेटी मेंबर जी पिछले दिनों ओडिशा के भी एक कोर कमेटी मेंबर को नक्सलियों ने निकाल दिया था, जिन्होंने एक अपना अलग संगठन बना लिया। वो भी उसी व्यू के थे कि अब नक्सली संगठन चलाया नहीं जा सकता, जैसे अभय है। अभय का भी अब आने वाले समय में आप देखेंगे, ये निश्चित है कि अभय भी, क्योंकि ये कोर कमेटी का एक बड़ा लीडर है, प्रवक्ता है, मेन प्रवक्ता रहा है, तो ये भी इसे भी अलग कर दिया जाएगा और ये भी अपने जो इनसे जो भी सहमत होंगे, इनके फॉलोअर्स हैं, उनके साथ या तो सरेंडर कर देगा, एक अपना गुट बना लेगा, जैसा पहले भी कई बार हुआ है। और तेलंगाना स्टेट एक अलग गुट बन ही चुका है। चलिए, अच्छी बात है। नक्सली दोनों इस तरह से धड़े होंगे, आपस में फूट होगी, तो ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। सौरभ जी हमारे साथ जुड़े। सौरभ जी, पहली प्रतिक्रिया इस बात पर कि ये जो कार्रवाई लगातार हो रही है और जिसमें बीते दिनों नारायणपुर में ये बड़ी कार्रवाई हुई, 1 करोड़ के 2 इनामी नक्सलियों का ढेर होना, बड़े कमांडर थे, ये बताता है कि हाँ, कार्रवाई बिल्कुल दुरुस्त चल रही है। 2026 वाला वो जो डेडलाइन है। बिल्कुल विवेक जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से नारायणपुर में ये कार्रवाई की गई हमारी सुरक्षा बलों के द्वारा, वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और हम उनके शौर्य की बिल्कुल तारीफ करते हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं। सरकार एंटी नक्सल ऑपरेशन में जिस तरीके से काम कर रही है, उसमें भी निश्चित रूप से हम साथ खड़े हुए हैं। एंटी नक्सल, एंटी टेररिस्ट वाले किसी भी ऑपरेशन में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ, सुरक्षा बलों के साथ हमेशा खड़ी रही है। ये आपने पिछले समय में देखा भी है। तो उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जो हमारी जो सेना है और जो पुलिस है वो बस्तर में लगातार अच्छे काम कर रही है और ये कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। चाहे वो कांग्रेस के शासनकाल से भी आप देख लीजिए, कांग्रेस के शासनकाल में भी अगर आप देखेंगे तो 80% नक्सली घटनाओं में जो कमी आई थी, खुद गृह मंत्री अमित शाह जी जब आए थे तो उन्होंने इस बात की तारीफ भी की थी अपने वक्तव्य में।
तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर ये इस तरीके की नक्सलियों के बीच में इस तरीके के फूट पड़ने की भी बात आती है तो ये निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और होनी भी चाहिए और इस तरीके से लगातार कार्रवाई जारी रखनी चाहिए, हम ऐसी आशा करते हैं। लेकिन जिस लेटर की मेरे साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे, उस लेटर की तो पुष्टि भी नहीं हुई थी। जो मुझे लगता है कि पहले जब आया था, ये 5-7 दिन पहले की जो घटना है, तो जब वो लेटर आया था तो पहले उसकी पुष्टि करने की बात हुई थी और उसके बाद उस पर किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा वो बात आ रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो लेटर जो है उसका तो खंडन आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो डेडलाइन वाली बात है वो निश्चित रूप से वो पूरी होती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो लेटर है इसका तो अब खंडन आ गया और नक्सली हथियार नहीं डालने के उसमें एक दूसरा लेटर जारी करके अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं नई नीति, नया प्लान बनाने की जरूरत है ताकि ये जो एक शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं ये फूट डलने वाली जो शुरुआत हुई है, इसको और मजबूती के साथ लेके जाया जा सके और नक्सलियों को पीछे खदेड़ा जा सके। इसमें मुझे लगता है कि सरकार को कार्य करने की जरूरत है। चलिए, बेहतर बात है। शिशिर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, ये क्या सिचुएशन बन रही है, परिस्थितियां कैसी बन रही है? नक्सलियों के धड़े आ रहे हैं, एक धड़ा कुछ कहता है, एक धड़ा कुछ कहता है, प्रेस नोट पर ही सहमत नहीं है, कोई प्रेस नोट पर सहमत है। ये सिचुएशंस इतनी ज्यादा इसीलिए हो रही है कि सब कार्रवाई जारी है सुरक्षा बलों की। बिल्कुल। हाँ विवेक जी, आपकी बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ। एक बात जो मुझे खास करके याद आती है, जो हमेशा से रहा है, वो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो नक्सलियों के 2 धड़े हैं मुख्य रूप से। एक जो सदर्न इंडिया, खास करके अभी तेलंगाना बन गया, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के एरिया से जो ऑपरेट करता था, ये कहा जाता रहा कि ये हमेशा डोमिनेटिंग रहे और इनको ज्यादा फायदा मिला बनिस्बत उसके जो बस्तर में लड़ाके रहे, जो स्थानीय आदिवासियों की संख्या जिसमें बहुत ज्यादा रही। तो फूट की जो बात है या इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होने की बात है या आपस में विरोधाभासी बयानों की बात है, तो ये कुछ नया नहीं है, ये बहुत समय से होता रहा है। अब ये शायद सतह पर खुलकर दिखने लगा है सुरक्षा बलों की कार्यवाही के बाद में। तो इनके जो यहाँ के नक्सली नेता हैं और जो तेलंगाना के, खासकर चूंकि हम वहां की बात कर रहे हैं, तो वहां के जो नक्सली नेता हैं, इनके बयानों में विरोधाभास जी जी जब तक ये रहेंगे तब तक रहेगा जी। चलिए, तो ये जो विरोधाभास सामने आ रहा है, अब हम देखेंगे शिशिर जी ये आखिर अंजाम कहाँ तक पहुँचता है। और मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमारे सुरक्षा बलों के लिए और सरकारी कार्रवाई के लिए एक एडवांटेज वाली बात है, क्योंकि ये तो तिकड़म नहीं हो सकता कि भाई एक धड़ा बोलेगा तुम कुछ और बोल देना, दूसरा धड़ा बोलेगा तुम प्रेस नोट जारी कर देना, तीसरा बोलेगा तुम उस सब का खंडन कर देना। तो हम हर चीज को काल्पनिक तो नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ तो वास्तविक होगा ही। और ये एक बौखलाहट है, खलबली तो मच गई है। उन्हें समझ में आ रहा है 31 नहीं तो 30 नहीं तो फिर अगली तारीख, कभी ना कभी तो हम पकड़ में आ जाएंगे। क्योंकि वो पहले तो कहते थे कि हम पकड़ में आने ही नहीं वाले, हमारा जहां मन करेगा हम वहां ऑपरेट करेंगे। अब लेकिन कहानी बदल रही है कहीं ना कहीं। वात्सल्य जी, अब ये तो बात कार्रवाई की हो गई, थोड़ी सी बात सियासी भी कर लेते हैं। आप दोनों सियासी मेहमान भी हमारे साथ। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ऐसी बात है, जब सरकार बनी थी तब कुछ और बात आ रही थी, अब कुछ और बात आ रही है, बड़े असमंजस में है। सही है क्या? देखिए विवेक जी, नक्सलवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। और रही बात भूपेश बघेल जी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता हैं, मैं कहूंगा ये राष्ट्रीय स्तर के नेता मैं इन्हें मानता हूं, बड़े नेता हैं, ये काफी बड़े नेता हैं। और कल की सुरक्षा बलों की और प्रदेश की सरकार, राष्ट्रीय सरकार की इतनी बड़ी जो सफलता है, उसके बाद भूपेश बघेल जी का ऐसा बयान, मतलब मैं छत्तीसगढ़ वासी हूं और छत्तीसगढ़िया होने के नाते मेरा सर तो शर्म से झुक गया है। ये वाकई में मैं इसे एक शर्मनाक बयान कहूंगा जो उन्होंने, हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी, उन्हें ये कहा कि उनका मानसिक स्तर के बारे में उन्होंने कुछ बात की। देखिए, चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो या राष्ट्रीय सरकार हो,
नक्सलवाद के मुद्दे पर हमारा स्टैंड जो है शुरू से ही आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही रहा है, अडिग रहा है। वो ये है कि बातचीत होगी तो बगैर किसी शर्त के होगी, पहला। दूसरा, नक्सली जो है जितने भी आईईडी हैं उन्हें एलिमिनेट करेंगे, उन्हें निकाल देंगे, और जो जितने भी वहां पे लोग हैं जो सिविलियंस हैं उनकी किलिंग बंद करेंगे बगैर किसी शर्त के। आप सरेंडर करिए। आप लोगों की पुनर्वास की बहुत सारी योजनाएं ऑलरेडी जमीन पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। आप लोग आइए, सबके साथ बातचीत होगी मगर बगैर किसी शर्त के होगी। आप मुझे बता दीजिए माननीय विजय शर्मा जी या माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के किसी भी बयान में आप बता दीजिए कि ये जो हमारा स्टैंड रहा है इससे हम कभी भी डिविएट हुए हैं क्या? ये सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल जी की एक तुच्छ राजनीति है, मैं इसे कहूंगा, जो इतने बड़े दिन पे भी वो तंज कसना नहीं छोड़े और उन्होंने कह दिया कि विजय शर्मा जी की मानसिक स्थिति पर उन्होंने इतनी खराब बात कही। एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते तो मैं इसे शर्मनाक बताता हूं और मुझे शर्म आ रही है कि मेरे कभी वो मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए सौरभ जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। सौरभ जी, ऐसे समय में जब नक्सलियों पर बिल्कुल चहुओर कार्रवाई हो रही हो, तेलंगाना, उड़ीसा, लगातार हम खबरें देखते, पढ़ते, सुनते हैं, खबर लेते रहते हैं, छत्तीसगढ़ में, इस पर थोड़ा सा तो कम से कम इतने मतलब अभी हालिया मुख्यमंत्री वही थे 2023 तक, तो ये कैसी बयानबाजी है जी? देखिए विवेक जी, जैसा कि मैंने कहा कि अभी मेरे पूर्व के वक्तव्य में मैंने कहा कि नीति जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए और मुझे लगता है कि जो भूपेश बघेल जी ने यहां पर ये बात कही है वो उसी नीति को देखते हुए कही, क्योंकि जब चुनाव के पूर्व की बात आती है, चुनाव के पूर्व में जब विजय शर्मा जी का एक बयान उनको याद आता है कि वो कहते थे कि भाई नक्सलियों से जो वार्ता होगी वो सीधे टेलीफोन पे हो जाएगी, तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि उन्होंने यह बात कही कि पहले वो कुछ और बोलते थे और अब ये चिट्ठी और ये सारी चीजें और जिस तरीके से ये चीजें आ रही हैं उनकी पहले पुष्टि करेंगे और बाकी की बातें आएंगी। तो पहले वाली जो बात थी कि भाई फोन पे डायरेक्ट आपकी बात हो सकती है या फोन पे डायरेक्ट हम शांति वार्ता की भी बात कर लेंगे, ये वाली जो बात है ये कहाँ गई? मुझे लगता है कि उस संदर्भ में उन्होंने कहा, उसको बहुत ज्यादा मतलब विकृत रूप से देखा नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि नीति स्पष्ट होनी चाहिए और मानसिकता क्लियर होनी चाहिए कि आप कार्रवाई क्या करने वाले, क्योंकि अल्टीमेटली आप राज्य के गृह मंत्री हैं, आपको आपके हाथ में ये बात क्लैरिटी की और इशारा कर रहे हैं, कहीं आपको नेतृत्व करना है तो आपकी मानसिकता स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो क्लैरिटी की और इशारा कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें बिल्कुल विवेक जी, हाँ, नीति स्पष्ट होनी चाहिए, मानसिकता क्लियर होनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, शिशिर जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। शिशिर जी, अभी बहुत समय से हम नक्सलियों को देखते आए तो कई ऐसी चीजें नक्सलियों की सामने आती थी कि एक बार नक्सलियों ने मान लीजिए कि लिख दिया कि साहब इस दिवस बस्तर बंद रहेगा, तो खबर बड़ी हो जाती थी, उस पर खूब चर्चा लोग करने लगते थे। फिर लेकिन हमने नक्सलियों के ढलता दौर भी देखा, बंद का बेअसर भी हमने देखा। एक समय यह भी होता था कि नक्सलियों के खिलाफ कोई बयान देते तो बड़ा डर जाता था, 2-4 गांव के लोग तो उसको कहीं ना कहीं भगा देते थे, 1-2 महीने बाद पकड़ में आता था तो उसको या तो मार दिया जाता था। लेकिन अभी ये जो वर्तमान स्थिति परिस्थिति है, तो ये क्या बिल्कुल 2026 की शक्ल को बयां कर रही है कि अगला साल बिल्कुल लग जाएगा तो मार्च अप्रैल यानी खत्म होते होते में दिखाई देगा नक्सलवाद? ये बात सच है कि जो उम्मीदें हैं, उम्मीदें काफी बढ़ चुकी हैं, खास करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के इस पूरे मामले को हाथ में लेने के बाद में चीजें काफी बदली हैं। जो नक्सलवादी हैं वो काफी दबाव में हैं और उनके पैर लगातार एक के बाद एक उनके किले ढहते चले जा रहे हैं, उनके पैर लगातार उखड़ रहे हैं, वो लगातार बैकफुट में हैं और वो एक सेफ हाइड आउट की तलाश में हैं लगातार। लेकिन फिर मैं ये कहूं कि चूंकि जो नक्सलवाद है वो सिर्फ एक आर्म्स और एम्युनिशंस के फोर्स के साथ में लड़ाई नहीं है, वो एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। मैं आपको याद दिलाऊं कि बीच में मैंने सुकमा पुलिस का वहाँ मिस्टर चौहान है एसपी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक इनिशिएटिव था, उन्होंने मीम्स के थ्रू लोकल कम्युनिटी को कन्वे करना शुरू किया कि भाई हम ये कर रहे हैं और इससे ये आपको नक्सलवादियों से नुकसान है।
हमको ये याद रखना पड़ेगा कि खौफ का माहौल काफी कम हुआ है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं उस दिन का जब बस्तर के जनप्रतिनिधि महेंद्र कर्मा के तर्ज पे ना भी हो, लेकिन जनप्रतिनिधि स्वयं से आके इस मामले पे सीधे सीधे बात करना शुरू करेंगे कि हाँ, हमको हमारे लोगों के साथ में आपको ये जगह खाली करना पड़ेगा। ये डेडलाइन है हमारी, इस डेडलाइन तक हमको बस्तर साफ चाहिए, हमको बस्तर सुरक्षित चाहिए, हमको आपका खून खराबा नहीं चाहिए, हम यहाँ विकास चाहते हैं, हम सड़कें, स्कूल और स्वास्थ्य चाहते हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी सामने आना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि विजय शर्मा जी गृह मंत्री हैं, वो जिस तरीके से ऑफेंसिव लगातार बने हुए हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिस तरीके से लगातार ऑफेंसिव बने हैं जी, और जिस तरीके से केंद्रीय बलों का और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का साथ दे रहे हैं, उस तरीके की उम्मीद अब जो बस्तर के स्थानीय नेता हैं उनसे भी की जाने लगी है, जो मैं लोगों से बात करते हुए महसूस करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और ये बात आपने हमारे दर्शकों को बताई, इससे काफी कुछ स्थिति और वो चित्र भी क्लियर हो रहे हैं। एक प्रतिक्रिया वात्सल्य जी इस बात की कि देखिए, श्योरिटी तो धीरे धीरे बड़े नेता दे ही रहे हैं और अब बस उस डेडलाइन का इंतजार है और उस एक बहुत बड़े लक्ष्य का भी। पर ये जो सियासत हो रही है, क्योंकि सौरभ जी का ये कहना था कि साहब वो क्लैरिटी के संबंध में कहा गया कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम नक्सलवाद को लेकर जो स्थिति चाह रहे हैं वो बयानबाजी में हमारी क्लियर है कि नहीं, हमारा मिशन क्लियर है कि नहीं। देखिए विवेक जी, सौरभ जी कह रहे हैं कि वो क्लैरिटी की ओर इशारा कर रहे हैं, मगर हम सभी जानते हैं जब एक बड़ा नेता छींक भी देता है तो वो हेडलाइन बन जाती है। और भूपेश बघेल जी ने, उनके शब्द थे कि विजय शर्मा जी अपनी मानसिक स्थिति पर उन्होंने कुछ बहुत ही खराब बात बोली थी, वो मैं कहना भी नहीं चाहता। तो यहाँ पे क्लैरिटी की देखिए कोई भी बात नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ को थोड़ा भी प्यार करता हो तो वो कम से कम ऐसे दिन, किस दिन उन्होंने कहा, किस तरीके से उन्होंने कहा और क्या कहा, ये तीनों चीजें मैटर करती है, मायने रखती है। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी छत्तीसगढ़ को प्यार करता हो वो कम से कम उस दिन ऐसी बात तो सौरभ जी, हर एक बयान मायने रखता है। आपसे परमिशन, बहुत बड़े कद के नेता हैं माननीय बघेल साहब, छत्तीसगढ़ का नेतृत्व भी कर चुके हैं और 5 साल हमने देखा भी उनका कार्य। सौरभ जी। जी जी बिल्कुल विवेक जी, निश्चित रूप से मैं तो अपनी बात फिर से दोहराऊंगा और वात्सल्य जी की बात से भी मैं सहमत हूं, क्योंकि बड़े नेता है, ऊंचे कद के नेता है और राष्ट्रीय नेता है भूपेश बघेल जी, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा कही गई कोई भी बात का वायरल होना लाजमी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी बातचीत भी हुई है उसके आधार पर भी अगर देखें, जो संगठन के अंदर भी जो बातचीत है, तो ये निश्चित रूप से नीति में स्पष्टता की ही बात है। और मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि उसी के तरफ उन्होंने इशारा किया कि नीति स्पष्ट होनी चाहिए, कि हमने पहले भी, कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि एंटी नक्सल और एंटी टेररिज्म पे हम सरकार और सेना के साथ हैं, अभी भी है, लगातार खड़े रहेंगे, भविष्य में भी हमेशा ही खड़े रहेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। देखिए, नक्सलियों के ये पत्र की गुत्थी सुलझी है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन 3 बातें साफ है, बौखलाहट है, मतभेद है। आप इसमें मत रहिए कि ऐसा सुना, ऐसा बोला गया, ऐसा देखा, नहीं है। क्योंकि इसलिए हम ये कह रहे हैं, बात है क्योंकि नक्सलियों के अलग अलग धड़े इस बात को कह रहे हैं। कोई प्रेस नोट का समर्थन करता है, कोई नहीं करता है, कोई कहता है कि सरेंडर कर देंगे, कोई कहता है नहीं करेंगे। और आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, नक्सली या तो मारे जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं। इन्हीं 3 स्थितियों में फंसे हुए हैं नक्सली। और फिलहाल सुरक्षा बलों की ये बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।